संसार क्या है, मोहन माया है। गरीब ने क्या खोया है, अमीर ने क्या पाया है। टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स में फंसे हुई हमारी जिंदगी। क्या रखा है इसमें? जीवन का सच पता चलता है नेचर के बीच, जो मुझे इतने दिन आप लोगों के बीच रहकर पता चला है। आप सब नहीं होते तो मैं अपना ज्ञान किसको देती? आप सभी मेरे वाइल्ड के सच्चे साथी हैं। आप लोगों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कंक्रीट के जंगल में सरवाइव करना हमने सीख लिया, लेकिन रियल जंगल में कैसे सरवाइव करना है ये जानने के लिए हम चलेंगे एक जर्नी पर, जहां सरवाइव कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन एक शख्स है जिनका मिडिल नाम नामुमकिन। इस बार बेयर ग्रिल्स जा रहे हैं पैसिफिक ओशन के एक डिजर्टेड आइलैंड में। वो देखो शार्क। हर साल हजारों लोग समुद्र में भटक जाते हैं। बेयर ग्रिल्स हमें दिखाएंगे कि एक डिजर्टेड आइलैंड से जिंदा कैसे निकलना है। Welcome to Man vs. Wild with me, Sunny Leone. Pacific Ocean around 16.5 crore square kilometers में फैला हुआ है, जिसमें 30,000 से भी ज्यादा आइलैंड्स हैं और most of the islands पे कोई नहीं रहता। बेयर ग्रिल्स जा रहे हैं ऐसे ही एक सुनसान आइलैंड पे, लेकिन उसके पहले उन्हें जंप करना है शार्क से भरे हुए वाइल्ड सी में, वो भी बिना लाइफ जैकेट के। देखते हैं कितना अच्छे स्विमर रहते हैं। Here we come. बेयर ग्रिल्स की स्ट्रेंथ से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। पैर से ऐसे उतरते हैं जैसे किसी लिफ्ट से उतरते हैं। मुझे भी उनकी तरह स्ट्रांग बनना है। अभी देखो, मैं 2 फिंगर से भी कर सकती हूँ, ठीक है? देखो, इतना स्ट्रांग हूँ मैं, ठीक है? एक उंगली से भी करो, देखो। है? नहीं, 2 से ज्यादा ताकत होती है 2 फिंगर से। Water everywhere, but not a drop to drink. बेयर ग्रिल्स की सिचुएशन भी कुछ ऐसे ही है। आइलैंड के चारों तरफ समुद्र है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी फ्रेश वाटर नहीं है। बहुत नाइंसाफी है। Welcome back to Man vs. Wild with me, Sunny Leone. On an average, एक deserted island पर 10 दिन से ज़्यादा survive करना almost impossible है। अगर बेयर ग्रिल्स को survive करना है, तो उन्हें जल्दी से बनाना होगा अपने लिए एक rescue plan. नारियल पानी ले लो, नारियल पानी। It's only 10 rupees, नारियल पानी। मैं सोच रही हूँ, मैं और बेयर ग्रिल्स कोकोनट वाटर का बिजनेस शुरू कर दें। बेयर ग्रिल्स पेड़ पे चढ़ के जल्दी कोकोनट देंगे और मैं जल्दी बेचूंगी। सिंपल। नारियल पानी ले लो, नारियल पानी। हेलो, नारियल पानी। बिजनेस के चक्कर में भूल गई कि बेयर ग्रिल्स को पेड़ से नीचे भी उतरना है। चलो मैं नारियल पीती हूँ, तब तक वापस आएंगे। कुछ साल पहले 2 सेलर्स शिप डूबने की वजह से एक डिजर्टेड आइलैंड पर पहुंच गए, जहां उन्होंने सिर्फ कोकोनट वाटर और शेलफिश पे सरवाइव किया। 1 वीक बाद एक एयरक्राफ्ट ने उनका रेस्क्यू सिग्नल देखा और उन्हें रेस्क्यू किया। आई होप बेयर ग्रिल्स का रेस्क्यू सिग्नल भी कोई जल्दी स्पॉट कर ले। मैंने सोचा कि एक बार हालात का जायजा लिया जाए, पर पैसिफिक ओशन का मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसकी लहरें इतनी ताकतवर हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। यकीन ना आए तो आप जरा देखिए पानी कैसा उफान मार रहा है। ये अपनी पूरी ताकत के साथ चट्टान से टकरा रहा है। इसे देखकर ही आपको डर लगने लगता है और दूर दूर तक ऐसी लहरें ही दिखाई दे रही हैं। राफ्ट क्या, बड़े से बड़े जहाज भी ऐसी लहरों का सामना नहीं कर पाते। इस तरह की लहरें आपकी जान ले सकती हैं।
लहरों का अपना खुद का एक पैटर्न होता है। वो अधिकतर एक साथ 7 के सेट्स में आती हैं। इन्हें गौर से देखने के बाद मैं बड़ी लहरों को चकमा देने वाला हूं। Welcome back to Man vs. Wild with me, Sunny Leone. जब खाना सरफेस पे ना मिले तो पानी के अंदर उतरना ही पड़ता है, लेकिन पानी में खाने के साथ साथ डेंजर्स भी मिल सकते हैं। मैं एक ऐसा पेड़ ढूंढ रहा हूं जिससे मछलियों का शिकार कर सकूं। टिम्बो नाम का यह पौधा पैसिफिक ओशन के किनारों पर पाया जाता है। इस पौधे की जड़ों में जहर होता है। मुझे सिर्फ इसके ताजे पौधे ही चाहिए क्योंकि उनकी जड़ों में भरपूर मात्रा में जहर मिलेगा। मछलियों को अक्सर पत्थरों के बीच फंसाकर पकड़ा जाता है, पर आज मैं इस पेड़ की जड़ों को पत्थर से कुचल के इनका जहर मछलियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करने वाला हूं। इसे अच्छी तरह से कूट लें और फिर इनका जहर इस तरह से पानी में अच्छी तरह से मिला दें। कुछ ही मिनट्स में सारी मछलियां इस जहर से तड़पती हुई पानी के ऊपर आ जाएंगी। इस पौधे की जड़ों में रोटेनोन होता है, एक ऐसा जहर जो यहाँ के स्थानीय लोग सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इस पौधे का जहर सिर्फ मछलियों पर असर करता है, इंसानों पर नहीं। क्या बात है, ये तो आर्ट है। मछली पकड़ने के लिए पानी में जहर मिला दिया, लेकिन क्या करें, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और टेढ़ी उंगली से भी ना निकले तो घी के डब्बे को आग लगानी पड़ती है। हैशटैग सनी की फिलॉसफी। मिल चुका है खाना, अब उसको है पकाना। अब जबकि मुझे मछलियां मिल गई हैं, तो मैं उन्हें पकाने वाला हूं। तो अगला काम मेरा होगा इन्हें पकाना, और मैं इन्हें बहुत ही पारंपरिक तरीके से पकाने वाला हूं, एक रॉक ओवन में। ये मैं हमेशा से करना चाहता था और आज मुझे मौका मिला है तो मैं ये करूंगा। सबसे पहले तो आपको एक गोलाकार गड्ढा बनाना होता है इस तरह से, और उसके बाद आप ऐसी बड़ी लकड़ी का इस्तेमाल करके इन गर्म पत्थरों को उस गड्ढे में डाल दीजिए। एक एक करके सारे पत्थर डाल दीजिए। ये बहुत गर्म है, ये एक तरह से अवन का काम करेंगे और सारी मछलियों को अच्छे से बेक करेंगे। एक बार मैं सारे पत्थर को रख दूं, उसके बाद मैं इनके ऊपर मछलियां रख दूंगा। ये पत्थर घंटों तक गर्म रह सकते हैं और रेत भी बहुत अच्छी इंसुलेटर होती है। अब मैं इन मछलियों को इन टी ट्री लीव्स के अंदर बंद कर दूंगा। और सच कहूं तो ये टी ट्री लीव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर पॉलिनेशियन लोगों के लिए। इनकी खासियत यह है कि इनके इस्तेमाल से आप जल्दी बूढ़े नहीं दिखते और काफी वक्त तक जवान रहते हैं, क्योंकि इसमें काफी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैं अब इन सारी मछलियों को इसके अंदर पैक करके इसे बीचों बीच रखूंगा और फिर इस पत्ते को दोनों तरफ से बांध दूंगा। और अब इसे मैं पत्थरों के ऊपर रखने वाला हूं। सबसे पहले मैं इन हरे पत्तों को पत्थरों के ऊपर रख दूंगा ताकि ये अच्छे से इसे पकाए। ऊपर भी थोड़े पत्ते रखूंगा और फिर रेत के नीचे इन्हें ढक दूंगा ताकि ये एक अवन की तरह काम करे और मछलियों को अच्छे से पकाए। जब तक खाना तैयार हो रहा है तब तक मैं इस नारियल से थोड़ा तेल निकाल लेता हूँ। ये मुझे सूरज की तेज गर्मी में झुलसने से बचा लेगा। मेरा इरादा यह है कि इसे लकड़ी से घिसकर इतना चूर चूर कर दूं कि इसके अंदर से तेल निकल आए, ताकि उसे मैं सनस्क्रीन की तरह इस्तेमाल कर सकूं। मैं इसे जितना ज्यादा रगड़ूंगा उतना अच्छा होगा, ताकि ये मुझे सूरज के साथ खारे पानी से भी बचाएगा, क्योंकि ऑयल आपकी स्किन को मॉइस्चर देता है। अब मैं इसे अपनी स्किन पर लगा लूंगा इस तरह से, और फिर उसे रगड़कर इसका ऑयल मेरी स्किन पर लगा लूंगा।
अब तक मेरी मछलियां पक चुकी होंगी। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये फिश पक गई हैं। ये देखिए ये कितनी स्मूथ है और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और ऐसे मौसम में ऐसा ताज़ा खाना मिल जाए तो क्या बात है। इस तरह से आप काफी लंबे समय तक ऐसे आइलैंड पर रह सकते हैं। पर इतिहास गवाह है कि बहुत सारे नौसिखियों ने अपने घर जाने की चाह में यहाँ दम तोड़ दिया। पुराने जमाने के पॉलिनेशियन हजारों सालों तक इस तरह की कनू का इस्तेमाल करते थे जिसका आकार बिल्कुल ऐसा होता था। और जब उन्हें लंबे सफर पर जाना होता था तब वो इसे थोड़ा मॉडिफाई करके कुछ चीजें ऐड करते थे, जैसे इस तरह से। इससे कनू ज्यादा स्टेबल बन जाती है। पर मेरे पास ना तो वक्त है और ना ही औजार की मैं इस तरह की कनू बना सकूं, वरना मैं ऐसा बना लेता। लेकिन मेरे पास एक चीज है जिसका मैं सही इस्तेमाल करूंगा तो एक राफ्ट तो तैयार कर ही सकता हूं। तो मैं एक ऐसी राफ्ट बनाऊंगा जो बहुत ही मजबूत हो और यहाँ की तेज लहरों को आसानी से झेल सके। वो शायद दिखने में ऐसी ना लगे पर उसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल ऐसी ही होगी जो मेरा वजन उठा पाएगी। एक बार फिर से बेयर ग्रिल्स को बैम्बू की जरूरत पड़ने वाली है। बैम्बू के लिए अर्ज किया है, बनाना हो शेल्टर या राफ्ट या शिकार के लिए हथियार। वाइल्ड में बैम्बू ही है बेयर ग्रिल्स का सच्चा यार। #ShaRSunny। हिबिस्कस के पेड़ की छाल का उपयोग करके मैं इन्हें अच्छे से बांधने वाला हूँ। ये साधारण सी नाव से मेरा काम शायद बन जाएगा। ये काफी भारी है तो मेरा वजन उठा सकती है। मेरा मन कर रहा है कि मैं जल्दी से पानी में चला जाऊं। डेक इतना मजबूत होना चाहिए ये समुद्र की लहरों को झेल सके और मुझे पानी के ऊपर ही रखे ताकि मैं भीग न जाऊं। ये डेक काफी वजनदार हो गया है इसलिए मुझे इसे बांस के ऊपर रखना होगा ताकि मैं इसे लुढ़काकर पानी तक ले जा सकूं। अब मुझे एक सेल बनाना होगा क्योंकि उसके बिना मैं इस नाव को नहीं चला पाऊंगा। ये इस बड़ी राफ्ट का वो हिस्सा है जिसके बारे में मुझे कोई खास जानकारी नहीं है। ये एक सेल है पर इसे कैसे बनाना है ये मुझे बिल्कुल नहीं पता। पर कुछ भी करके मैं इसे बनाऊंगा और देखते हैं ये कैसा बनता है। मैं इसके ऊपर ताड़ के बड़े बड़े पत्ते रखने वाला हूँ। उसके बाद एक बीम बनाऊंगा जो पूरे डेक को संभालेगी। शायद इसे नीचे की तरफ होना चाहिए। थोड़ी सी और लकड़ियां ले लेता हूँ ताकि ये ज्यादा स्टेबल रहे। ये काम चलाओ तो बन ही जाएगी पर तेज लहरों का सामना कर पाएगी या नहीं ये नहीं पता। कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। राफ्ट देखो, राफ्ट इनकी बनी है। क्या बेयर ग्रिल्स की राफ्ट इस वाइल्ड समुंदर के लिए तैयार है? ये पता चलेगा थोड़ी देर में ऑन मैन वर्सेस वाइल्ड विद मी सनी लियोनी। मेरा राफ्ट तो रेडी है, चलो। रेडी? गो राफ्ट, गो। बाय। और अब मेरे सामने है किसी भी नौसिखिए के सामने आने वाला सबसे बड़ा खतरा, शार्क्स। वाह, ये देखिए वहां शार्क है। Welcome back to Man vs. Wild with me, Sunny Leone. पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। बेयर ग्रिल्स दुनिया के सबसे बड़े एडवेंचर है और अब होने वाली है दोनों की सीधी टक्कर। मैंने सोचा कि एक बार हालात का जायजा लिया जाए, पर पैसिफिक ओशन का मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसकी लहरें इतनी ताकतवर हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। यकीन ना आए तो आप जरा देखिए पानी कैसा उफान मार रहा है। ये अपनी पूरी ताकत के साथ चट्टान से टकरा रहा है। इसे देखकर ही आपको डर लगने लगता है और दूर दूर तक ऐसी लहरें ही दिखाई दे रही हैं। राफ्ट क्या, बड़े से बड़े जहाज भी ऐसी लहरों का सामना नहीं कर पाते। मुझे अभी पानी में कुछ दिखा है जो शायद मेरे काम आ सकता है। अगर मुझे वो बॉटल मिल जाए तो काफी काम आ सकती है, पर
वहां नीचे उतरकर उसे लेना बहुत मुश्किल है। इस तरह की लहरें आपकी जान ले सकती हैं। हाल ही में एक परिवार ऐसी ही लहरों का शिकार बना था। वो किनारे से लहरों को देख रहे थे कि तभी एक बड़ी लहर ने उन्हें अपना शिकार बना लिया, लेकिन खुशकिस्मती से लाइफ गार्ड्स ने उन्हें बचा लिया। लहरों का आमतौर पर एक पैटर्न होता है। ये साथ साथ के एक सेट में आती हैं और एक के बाद एक बड़ी होती जाती हैं। मैं काफी देर से इनका पैटर्न गौर से देख रहा हूं और अब मैं सबसे बड़ी वाली लहर को चकमा देकर उस बॉटल को लेने वाला हूं। इस बॉटल में मैं अपने लिए पानी भर सकता हूं, पर फिलहाल वक्त है वापस शेल्टर तक जाने का, क्योंकि मुझे अपनी राफ्ट तैयार करनी है। खुले समुद्र में राफ्ट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और इसे कंट्रोल करने के लिए मैंने हिबिस्कस से एक पैडल भी बना लिया है, ताकि मैं अपनी राफ्ट को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकूं। ये एक तरह से मेरा रेडार बन जाएगा। इस काम में काफी वक्त लग रहा है, लेकिन इसका सही होना जरूरी है, क्योंकि समुद्र में जाने के बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरा सेल भी लगभग तैयार हो चुका है। बुनाई एक ऐसा काम है जिसमें आप जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कर सकते। सूरज ढल चुका है, आग जल रही है, अब मैं फुर्सत से बैठकर ये काम कर सकता हूँ। धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि धीरे ही सही, लेकिन मेरी सेल बिल्कुल सही तरीके से मैं बना रहा हूँ। काम करते करते मुझे और अच्छा महसूस हो रहा है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है और सोच रहा हूँ कि अब मैं घर जाऊंगा। बेयर ग्रिल्स कितने टैलेंटेड है ना। शेफ है, माउंटेन क्लाइंबर है, बॉडी बिल्डर है और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में भी एक्सपर्ट है। मैंने भी उनसे इंस्पायर होकर ये पेपर मैट बनाया है। कैसा है? अच्छा है ना? सुबह सुबह बारिश होने लगी है, लेकिन ये मेरे लिए अच्छी खबर है। बारिश में नहाने का मजा ही कुछ और होता है। मैं ये मौका नहीं छोड़ूंगा। ऐसा मजा और कहाँ मिलेगा। जब आप इस तरह से फंसे हों और बारिश हो तो इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। आपको इससे काफी ताजा पानी मिलेगा। आप इसके लिए बस एक साफ लकड़ी लीजिए और उसमें पानी स्टोर कीजिए। एक बड़ा पत्ता लीजिए और उसे इस तरह से इस पर रखिए, ताकि सारा पानी इस पर गिर के सीधा यहाँ इकट्ठा हो जाएगा और फिर आप इसे पी सकते हैं। बस कुछ ही मिनटों की बात है और उसके बाद मुझे ताज़ा पानी मिल जाएगा। ऐसी गर्मी में कम से कम 1 गिलास पानी रोज पीना चाहिए। इस बोतल में 5 दिन के लिए मैं पानी भर सकता हूँ। अरे वाह, काम बन गया। ये मेरी सेल है और साथ ही मुझे छांव देकर सूरज से भी बचाएगी। उम्मीद है ये काम करे, वरना मैं फंस जाऊंगा। एक और बात आपको बता दूं कि ये राफ्ट कुछ ज्यादा ही भारी हो गई है, तो अगर मैं एक बार पानी में गया तो इसे वापस लाना मेरे लिए तो मुमकिन बिल्कुल नहीं होने वाला। और अब पानी में जाने के लिए मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। पानी के लिए मेरे पास कुछ नारियल हैं और स्किन प्रोटेक्शन के लिए नारियल का तेल इस्तेमाल करूंगा। नाव और शिप के दिख जाने पर मैं इनका रिफ्लेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। मेरे लिए ये बहुत एक्साइटिंग है। मैं आज का दिन कभी नहीं भूलने वाला, लेकिन साथ ही मैं प्रे भी कर रहा हूँ कि बस ये चीज काम कर जाए। और अब वक्त है इसे पानी में ले जाने का। ऐसे में अगर आपको लगे कि आपकी राफ्ट टूटने वाली है तो आपको उसे छोड़कर सीधा किनारे की तरफ आ जाना चाहिए। पर ऊपर जाकर लगता है कि मेरी राफ्ट काफी मजबूत है। खैर, अब मैं निकल चुका हूँ और खुशकिस्मती की बात है कि आजकल हवा बहुत कम चल रही है, वरना मेरी हालत खराब होती। और आज बिल्कुल वैसा ही मौसम है जैसा मैं चाहता था, ताकि मुझे ज्यादा मुश्किलें ना आए। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही मौसम रहे जब तक कि मुझे मदद ना मिल जाए। इन जबरदस्त लहरों से मेरी राफ्ट कमजोर हो गई है
लेकिन ये इतनी मजबूत है कि अभी भी काम बन सकता है। लेकिन यहां सबसे बड़ी समस्या है धूप। गर्मी बहुत ज्यादा है। इस सेल से मुझे थोड़ी बहुत छांव मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पानी से रिफ्लेक्ट होकर जो धूप आ रही है वो मुझे और भी ज्यादा परेशान कर रही है। ये मुझे पहले से पता था, इसीलिए मैंने वो ऑयल तैयार रखा था ताकि मैं इसे अपनी स्किन पर लगा सकूं, ताकि मैं सनस्ट्रोक से बच जाऊं। ऐसे गर्म माहौल में ठंडे रहने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप बार बार पानी में कूद जाएं। पर याद रहे कि आपको इस तरह की रस्सी साथ रखनी है, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी राफ्ट से कहीं दूर चले जाएं और फंस जाएं। पानी में कुछ तो है, मुझे तुरंत बाहर आ जाना चाहिए। मुझे पानी में कूदने से पहले ध्यान देना चाहिए था। यह तो अच्छा हुआ कि मैं राफ्ट के ऊपर आ गया, क्योंकि मैंने अभी अभी यहाँ एक शार्क देखी, और वो भी टाइगर शार्क थी। यहाँ पानी बहुत गहरा है और ऐसे गहरे पानी में ही शार्क्स अक्सर दिखाई देती हैं। जब भी आप इस तरह की राफ्ट में हो तो अपने कपड़े और जूते हमेशा पहने रखें, क्योंकि एक रिसर्च के हिसाब से जब शार्क हमला करती है तो कपड़े पहने लोगों के मुकाबले बिना कपड़े वालों को पहले खाती है। सूरज की रोशनी की चमक में इंसानों की खाल शार्क्स को किसी मछली जैसी लगती है। वो देखो, वो देखो, वो देखो, कितनी बड़ी शार्क है। और ये टाइगर शार्क्स ही हैं जो बाकी सभी शार्क्स के मुकाबले सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। जरा देखिए इसे। अगर ऐसे में आप पानी में गिर जाएं तो आपको हमेशा चिल्लाना चाहिए, पानी को छपछपाना चाहिए और उसकी नाक के ऊपर पंच मारना चाहिए, क्योंकि उसकी नाक सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। ये सब कहना बहुत आसान है, पर करना काफी मुश्किल। शार्क को देखकर कुछ भी नहीं सूझता। अरे मैं बेयर ग्रिल्स के लिए प्रे कर रही हूँ, आप भी कीजिए ना। According to International Shark Attack File और ISAF, 1958 से 2016 तक दुनिया भर में 2,785 शार्क अटैक्स हो चुके हैं, जिसमें 439 फेटल अटैक्स है। बेयर ग्रिल्स के चारों तरफ है शार्क और राफ्ट को कर नहीं सकते हैं पार्क। देखते हैं क्या होता है। वाह, इसने मेरी राफ्ट को हिला दिया। पता नहीं कहां चली गई। वो देखिए, वो देखिए, वो रही। कितनी बड़ी शार्क है। ओह! व्हाइट शार्क के अलावा टाइगर शार्क ही है जिसने आज तक सबसे ज्यादा इंसानों की जान ली है। मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। पर जल्दी ही वो मुझसे बोर हो गई और यहां से चली गई। मुझे सोच सोचकर आश्चर्य हो रहा है कि लोग इतने हफ्तों तक इस समुद्र में कैसे रहते होंगे। यहां जिंदा रहने के लिए मनोबल की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए आपको लगातार खुद को व्यस्त रखना होता है ताकि आप अपना मनोबल ना खो दें। अब मछली पकड़ने का वक्त आ गया है। मैंने यहाँ पर एक कांटा बनाया है। ये फिश की हड्डी है, शायद ये चारे का काम करेगी। ये लाइन मैंने हिबिस्कस लकड़ी की छाल से बनाई है और ये बैम्बू ट्री से लकड़ी निकाली है। अब देखते हैं शिकार मिलता है या नहीं। अब आराम से बैठता हूं और इंतजार करता हूं।
हे, लगता है कुछ फंसा है। हे, वो वाह, क्या बात है। लगता है ये सर्जन फिश है और ये थोड़ी घायल लग रही है। और इसके फिन्स देखिए, ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये कितने धारदार होते हैं, किसी रेजर ब्लेड की तरह। और अगर आपने इसे सही तरीके से नहीं पकड़ा तो ये देखिए, चारों तरफ से धार होने की वजह से आपको चोट लग सकती है। तो इसे गलत तरीके से ना पकड़े। मैं इसे बीच से काटने वाला हूं। ये देखिए, इसकी रीढ़ की हड्डी आपको दिखाई देगी। ये देखिए यहाँ बीच में। दरअसल मुझे यही चाहिए था, मुझे ये लिक्विड पीना था। ज्यादा तो नहीं है, पर कुछ ना सही से यही सही। यहाँ बैठे बैठे मुझे एक कहानी याद आई जो ऐसे ही सर्वाइवल की है। एक बेली नामक दंपति था, उनकी बोट विशाल शार्क के हमले से पलट गई थी। उन्हें एक छोटी सी राफ्ट में बैठकर भागना पड़ा। उन्होंने उस राफ्ट में 100 दिन गुजारे। वो बस कछुए खाते थे, समुद्री चिड़िया और मछलियां खाकर जिंदा रहे। और मजे की बात यह है कि उन्होंने ये शिकार सेफ्टी पिन और अपने हाथों की मदद से ही किए। और कुछ दिनों बाद उन्हें मछुआरों ने बचा लिया, लेकिन उस वक्त उनके कपड़े बहुत ही बदबूदार थे और साथ ही उनके शरीर पर बहुत सारे फोड़े हो चुके थे और उनकी स्किन भी झुलस चुकी थी, पर वो सर्वाइव कर गए। क्या बेयर ग्रिल्स समुद्र के वाइल्ड वाटर को सरवाइव कर पाएंगे? देखते हैं ब्रेक के बाद ओनली ऑन मैन वर्सेस वाइल्ड विद मी सनी लियोनी। इस वक्त तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और पानी पर पड़ रही रोशनी के रिफ्लेक्शन से और भी ज्यादा गर्मी हो रही है। अगर मैंने अपने आप को शेल्टर में नहीं रखा तो मुझे सनस्ट्रोक हो जाएगा। Welcome back to Man vs. Wild with me, Sunny Leone. Pacific Ocean के deserted island से Bear Grylls आ चुके हैं समुद्र में और अब उन्हें इंतजार है रेस्क्यू करने के लिए किसी शिप का। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है धूप। इस वक्त तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और पानी पर पड़ रही रोशनी के रिफ्लेक्शन से और भी ज्यादा गर्मी हो रही है। अगर मैंने अपने आप को शेल्टर में नहीं रखा तो मुझे सनस्ट्रोक हो जाएगा। पैसिफिक ओशन बहुत विशालकाय है, पर इसमें बहुत सारी बोट्स और शिप्स चलती रहती हैं। जरूरी ये है कि अगर आपको कोई शिप दिख जाए तो आपको उसका ध्यान अपनी तरफ खींचना होगा। मैंने अभी वहां दूर एक बोट देखी थी और मुझे लगता है कि मैं अगर उस तरफ जाऊंगा तो वो मुझे देख लेंगे। कोशिश करता हूं। मैं इस चाकू को रेत की मदद से थोड़ा चमकीला बना दूंगा। इससे मैं सिग्नल दे सकता हूं। इस तरह के सिग्नल 7-8 किलोमीटर दूर से भी देखे जा सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। एक बार तो एक आदमी को लगभग 80 किलोमीटर दूर से इस तरह के सिग्नल देखकर बचा लिया गया था। तो आज मैं भी यही कोशिश करूंगा। इसके लिए बस आपको इस तरह से वी बनाना होता है और उस बोट की तरफ चाकू को रखकर इस तरह से हिलाइए ताकि ये चमके और उन तक सिग्नल पहुंच जाए। ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। आज मुझे एहसास हुआ कि ये सब कहने से ज्यादा करने में बहुत मुश्किल होता है। समुद्र जितना खूबसूरत दिखता है वो उतना ही ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह के हालात में जिंदा रहते हैं। जब मैंने यहाँ आकर इसे एक्सपीरियंस किया तब मुझे समझ में आया कि यहाँ से बाहर निकलना कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो अब मैं यहाँ से सीधा घर जाने वाला हूँ। शिप को सिग्नल भेजकर बेयर ग्रिल्स ने अपने रेस्क्यू का जुगाड़ कर लिया।
भगवान ना करे कोई समुद्र में भटक जाए, लेकिन अगर ऐसा हादसा होता है तो बेयर ग्रिल्स की ट्रिक्स आपकी जान बचा सकती है।